मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आप सही जगह पहुंचे हैं। यहाँ पे ही बीएसएससी का सेट लगवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगवाया जा रहा है बीएसएससी का। देखिए, जो सेट हम लेकर के आए हैं ना, वो आपका एग्जाम 8/12/2011 का ये पेपर पड़ा था, इंटर लेवल बीएसएससी। एकदम 100% आप अच्छे जगह पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ हम सब जो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्लास है वो काफी लंबा गया हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन कितनी काफी अच्छे तरीके से किया गया होगा, कितने लंबे समय अर्थात किस चीजों में लिया गया है, इतने लंबे समय किस चीजों में लिया गया है, क्या यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से किए गए हैं। देखिए देखिए, ये परिवार अभी जीरो से खड़ा होकर के हीरो तक पहुंचा है। सिर्फ इसमें आपका ही प्यार और आशीर्वाद है। ठीक है, आपका ही प्यार और आशीर्वाद है अभी इतने दूर तक पहुंचना, और इससे भी ज्यादा और दूर चलेगा वो आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही चलेंगे। यहां हम सब देखिए कि एक प्रश्न पर अच्छे समय रुका हुआ जाता है। या तो मैथ का क्यों ना प्रश्न हो, रीजनिंग का क्यों ना प्रश्न हो, जीके का तो पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। आप सब लोग अवश्य इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए। एक प्रश्न में से अगर 25 प्रश्न से कम नहीं निकलते हैं यहाँ, ठीक है, और इसीलिए सेट लंबे समय तक के चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है, ना कि फॉर्मेलिटी सिर्फ नहीं निभाना है कि आए और सेट मार रहे हैं तो आए और 150 क्वेश्चन मार के चल दिए। नहीं, यहाँ प्रश्न कहाँ से पूछा। जैसे ये सेट हम 2011 का देख रहे हैं, तो 2011 में प्रश्न कहाँ से पूछा, क्योंकि इसके बाद हम सब बढ़ते हुए चलेंगे, 11 के बाद वाले पेपर में चलेंगे। अगर इस वीडियो में आपका प्यार और आशीर्वाद, जैसे कि ग्रुप डी वाले सेट हम दिए उसमें रहा, बिहार पुलिस का सेट दिए उसमें रहा, एनटीपीसी का सेट दिए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ये बीएसएससी का ऑलरेडी ये फर्स्ट सेट है। कौन सा सेट है? फर्स्ट सेट है। चलिए आ जाइए और चलते हैं अपने अपने प्रश्न की ओर, अपने प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा फर्स्ट प्रश्न, कुछ आगे के प्रश्नों में बस टिक आउट कर दिया गया 20-25 प्रश्न में, बाकी के सभी प्रश्न में नहीं है। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये टिक करने से यहाँ हम सिर्फ ये करने नहीं आए कि आंसर इसका ये हो गया। अगर ये करना तो ये तो आप भी कर लेते। केंद्रीय जल, क्या प्रश्न पूछ रहा है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में लिखा गया। क्या प्रश्न पूछा हमारा? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। क्या आपको अगर पता है कि खड़गवासला किस राज्य में पड़ता है? खड़गवासला किस राज्य में पड़ता है? बताइए जरा, बताइए। तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? खड़गवासला किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो केंद्रीय, क्या कौन सा? केंद्रीय, केंद्रीय जल एवं एवं विद्युत विद्युत शोध केंद्र, शोध केंद्र, इसकी स्थापना आप बता सकते हैं कि इसका स्थापना कब किया गया? तो 1968 ईस्वी में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की स्थापना कब किया गया? 1968 ईस्वी में। इसमें देखिए, ये जामनगर कहाँ पड़ता है? जामनगर किस राज्य में? गुजरात में। जामनगर किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। तो यहाँ हमारा प्रश्न निकल गया, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ पे? तो खड़गवासला, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, शुरू के प्रश्नों में कम समय, धीरे धीरे वजन लेंगे, धीरे धीरे वजन लेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न, इसका पोस्टमार्टम तो क्लियर से कर दीजिए। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या टोपे, तात्या टोपे। जैसे यहाँ देखिए, 1857 की पहले हमें क्रांति बताइए। इसे सैनिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे सैनिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह पहला मतलब भारतीय लोगों के द्वारा यह पहला क्रांति था। ये क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से। इसकी शुरुआत सबसे पहले वहां से किस वजह से हुआ? चर्बी वाला करतूस की वजह से, चर्बी वाला करतूस की वजह से, चर्बी वाला करतूस की वजह से हुआ था। कौन किया था? मंगल पांडे। ये मेरठ से आंदोलन किए थे और मेरठ से करने के बाद दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे, दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे।
ठीक है, इस समय देख लीजिए 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर कहाँ से भाग लिए थे? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? तो ये हमारे बिहार में है। जगदीशपुर हो गए। नाना साहब कहाँ से लिए थे? कानपुर से। कानपुर से। खान बहादुर खां कहाँ के थे? तो दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली से। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। बिहार से। बिहार से कौन थे? बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे। झांसी, ये झांसी से कौन थी? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थे। उसके बाद लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से हो गए, कानपुर से हो गए, कानपुर से हो गए। और कहाँ से थे? और कहाँ से 1857 में भाग लिए थे? कानपुर से हो गए, झांसी। फैजाबाद। फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद। फटाक से इस सब को सोचिए, ये सब याद होना चाहिए। फैजाबाद के बाद क्या? बरेली। बरेली। बरेली से कौन थे? तो बरेली से ही थे खान बहादुर खान। बरेली से थे खान बहादुर खान, बरेली से थे। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली से भाग लिए थे। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत। बेगम हजरत कहाँ से थे? लखनऊ से थे। बेगम हजरत महल। फैजाबाद से कौन थे? मोहम्मद अहमदुल्ला। मोहम्मद अहमदुल्ला। ठीक है। कानपुर से कौन थे? कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे। नाना साहेब थे। ठीक है। यहाँ प्रश्न की 1857 में निम्नलिखित में से मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था तात्या टोपे, और तात्या टोपे पकड़ा गया था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा जाता है और इसे 1859 ईस्वी में फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा दी जाती है। देखिए प्यारे मित्रों, इसी तरीके से हम पूरा सेट को तोड़ेंगे। पूरा सेट को जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि ये वो 1857 की क्रांति आया और इसमें से हमने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए सिर्फ इतना सारा कंप्लीट करते हुए चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न हमें बता दीजिए। एक प्रश्न कमेंट आप अवश्य कीजिएगा। जो हमारे प्यारे मित्र अगर इस सेट को देखेंगे वो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर भाग लिए थे, लेकिन बहादुर शाह जफर तो उस समय तक बूढ़ा हो चुके थे। तो वहां से उसका सेनापति का नाम क्या था? क्या आप इसका नाम आप जानते हैं? इस सेनापति का नाम आप जानते हैं? जो दिल्ली से बहादुर शाह जफर का सेनापति में भाग लिया था, उसका नाम क्या था? तो बख्त खां। उस सेनापति का नाम क्या था? बख्त खां के नाम से वो जाने जाते थे। कौन खां? बख्त खां के नाम से वहां का सेनापति जाना जाता था। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए तो ये हमारा हो गया 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न आइए और तीसरे नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कर देंगे इसका भी पोस्टमास्टर। क्या करा? 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? तो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे यहाँ प्रश्न देखिए, कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन पहले कहाँ पे हुआ था? प्रश्न समझिए, अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे समझ लीजिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? तो 1929 ईस्वी में।
पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में रखी गई। इसमें समझिए कि क्या उस दिन तय हुआ। ये दिसंबर 1929 की बात है, दिसंबर 1929 की बात है। उसी का कहानी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में ही तिरंगा फहराया गया। और क्या तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश के विभिन्न हिस्सों में क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सभी हिस्सों में देश के विभिन्न जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहरा करके ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन बने थे? प्रश्न क्या हम बोल रहे, कांग्रेस के 1928 ईस्वी का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू किए थे। क्या बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का बनारस में जो अधिवेशन होता है वो गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष बनते हैं। और वो बनारस में हुआ कब था? तो 1905 में। और 1905 में ही क्या हुआ था? 1905 में ही क्या हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उस समय ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का क्या माना जाता है? राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ये प्रश्न हमारे 1929 के लाहौर अधिवेशन से संबंधित आसपास के प्रश्न हैं जो आपको दिए हैं। ठीक है, आपको दिए हैं। आई होप, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सीरीज काफी अच्छा लग रहा होगा। जैसे आप सब लोग कमेंट कीजिए, यही था ना कांग्रेस वाला। चलिए कुछ प्रश्न हम कांग्रेस के तोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। बताइए तो फटाक से। कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी कितने बार इसके अध्यक्ष बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी इसके 3 बार बने हैं। कब? 1986, फिर 1993 और 2000। क्या बोले? 1886, 1893 और 1906। दादा भाई इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। 86, 93, 6। दादा भाई नौरोजी को ही कौन से व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का एकमात्र बार 1924 के बेलग्राम
1924 के बेलग्राम के अध्यक्ष बने थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो ये सब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आप क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या प्रश्न पूछ रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत की स्थापना। देखिए ग्राम पंचायत, क्योंकि महात्मा गांधी के दर्शन क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का दर्शन यही कहता है कि सत्य और अहिंसा के रास्तों पे चल करके, सत्य और अहिंसा के रास्तों पे चल के ही विजय किसी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। और वो ग्राम पंचायत अर्थात गांव के बारे में उनका सोचना ये था ना कि जब तक हम गांव के अच्छे से विकास नहीं करेंगे ना, तब तक देश का विकास अच्छे से संभव नहीं, तब तक देश का विकास अच्छे से संभव नहीं। ठीक है, तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, एक बात बताइए भाग कै में? भाग कै में है? 4 में। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, ये धन का एक समान वितरण अनुच्छेद 39 के सी में, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के सी में है। ग्राम पंचायत की स्थापना अनुच्छेद 40 से संबंधित है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। 40 में तो ग्राम पंचायत है, तो 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। कार्यपालिका, कार्यपालिका को, कार्यपालिका को न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। क्या पृथक करना? ये अनुच्छेद कितने में है? 50 में है। ये अनुच्छेद कितने में है? 50 में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए 5 नंबर प्रश्न आइए। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा कहा जाता? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। बात हमारी समझिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका अन्य नाम कांस्य युग सभ्यता, इसका मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कार्बन 14 के हिसाब से इसकी आयु कितनी ज्ञात की गई है? कार्बन 14 के हिसाब से इसकी आयु कितनी ज्ञात की गई है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। चलिए हड़प्पा की खोज किसने किया? हड़प्पा की खोज किसने किया और खोज कब हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ और किया कौन? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। किसके निर्देशानुसार? उस समय भू सर्वेक्षण जो विभाग थे उनका आयोग कौन बना था? तो जॉन मार्शल के निर्देशानुसार खुदाई होना क्या हुआ था? शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे है। देखिए हड़प्पा सभ्यता और एक इसको अन्य नाम क्या है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। देखिए मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज कब हुआ है? खोज कब हुआ है? तो 1922 ईस्वी में हुआ। कौन किया है? तो ये दयाराम साहनी, ये रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो के क्या है? खोज करता है, मोहनजोदड़ो के खोज करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम सब हड़प्पा में अगर आ गए ना, तो हड़प्पा का एक प्रश्न और आप दिमाग में रखिए। अगर आपके पास ये प्रश्न, इसकी चौहद्दी आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यह एक पहले आकृति में कैसा है? हड़प्पा सभ्यता आकृति में त्रिभुजाकार है। आकृति में कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऊपर में क्या है? मांडा, ऊपर में मांडा, नीचे क्या है? दयमाबाद, इधर क्या है?
आलमगीरपुर, इधर क्या है, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान। ये किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। बलूचिस्तान किस नदी के किनारे, बलूचिस्तान किस नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, ऊपर में मांडवी नदी हो गया, उस सॉरी ये हिंडन नहीं है, ये मांडवी नदी, ये जम्मू कश्मीर, J&K मांडवी नदी, ये हो गया आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है, और नर्मदा नदी के किनारे है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। और बलूचिस्तान किस नदी के किनारे, दासक, बलूचिस्तान किस नदी के किनारे, दासक। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि उत्तर में किस नदी के किनारे, मांडा, नीचे नर्मदा नदी के किनारे दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, ये भी वर्तमान स्थिति कहाँ इसका, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये आलमगीरपुर का स्थिति कहाँ था, आलमगीरपुर यहाँ देख लीजिए, उत्तर में देख लीजिए, उत्तर में तो हो ही गया जम्मू कश्मीर, इसके दक्षिणी छोर में जो दैमाबाद वो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी में इसके पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और इसके पूर्वी भाग में आलमगीरपुर जो यूपी में है। इस प्रकार ये चौहद्दी है। एक लास्ट प्रश्न बता दीजिए कि हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना था। तो लगभग में तो आप याद रख लीजिएगा 12 लाख, ठीक है, लगभग में, लेकिन अगर आपको पूरा याद करना है तो कितना याद कीजिएगा, 12,99,600, क्या कीजिएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है तो ये बता दीजिए, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल मतलब नहीं मानेगा ये सब, छोटा छोटा जलाना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रश्न दिमाग में रख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रश्न दिमाग में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों भी परेशान क्लास को करता है, इस शाम के समय में छोटा छोटा कीड़ा बहुत उड़ता है, ठीक है। अभी तक देखे ना, 2 बार हो चुका, 2 बार, फिर भी स्ट्रगल इन लाइफ तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ये सब। ये जो एक साथ बोर्ड पे बैठ जाते हैं ना 2 3 4, इसकी वजह से इशू, क्योंकि बहुत सारा जब क्लिक हो जाता है बोर्ड पे तो ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, भारत तथा चीन के बीच में सीमा रेखा मैक मोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, तो भारत प्लस पाकिस्तान को बांटता है रेड क्लिफ रेखा। चलिए हम इधर कुछ रेखाएं लिख देते हैं, आप उसका फटाक से नाम बता दीजिए, आप उसके फटाक से नाम बता दीजिए कि कौन सी रेखा कहाँ कहाँ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ बनाता है। जो कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं मैगिनॉट रेखा, ठीक है, सबसे पहला हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा, दूसरा हम लिख रहे हैं रेड क्लिफ। तीसरा लिख रहे हैं मैकमोहन। अगला लिख रहे हैं, जो आप सब सोचिएगा तब तक, डुरंड रेखा, आप सोचिएगा, डुरंड रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। फिर हम आपको लिख रहे हैं 49वीं समानांतर रेखा। फिर लिख रहे हैं हिडेनबर्ग रेखा, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी प्लस पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है हिडेनबर्ग रेखा। मैग्नॉट रेखा किसको विभाजित करती है, मैग्नॉट रेखा किसको, फ्रांस प्लस जर्मनी को। रेड क्लिफ भारत प्लस पाकिस्तान को। मैकमोहन भारत और चीन को। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को।
अफगानिस्तान को 17वीं तक खतरा है। तो 17 मतलब वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं रेखा किसको करता है? यूएसए को कनाडा से, यूएसए को कनाडा से, यूएसए को कनाडा से, ठीक है। और ये हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। देखिए इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीमा है ना, सीमा बनाती है प्रश्न हर बार एग्जाम में छपता ही छपता विभिन्न एग्जामों में, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। मैग्ना कार्टा रेखा फ्रांस और जर्मनी, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत चीन मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा। 17 में खतरा है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। 49वीं में जो यूएसए और कनाडा, और हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। एक 38वां है जो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया प्लस उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। इतना अगर आपको याद है ना, इतना आपको याद है, एग्जाम में छपेगा एकदम छपेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 7 नंबर प्रश्नों पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। नीचे दिए गए घटना का सही तिथि क्रम बताएं। जैसे एल पी, उसमें एल SLV 3 लॉन्च कब हुआ? SLV 3 लॉन्च कब हुआ? वो 2001 में हुआ था। PSLV 3 लॉन्च होता है, वो P आगे छूट चुका, PSLV, तो ये 2001 में हुआ था। पोखरण प्रशिक्षण 1974, 22वां राज्य सिक्किम बांग्लादेश 1971 और ये 1975, क्योंकि 22वां राज्य सिक्किम के रूप में कब बनाया गया? 1975 में। कब बनाया गया? 1975। तो अब मिलाइए कि कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले दू होना चाहिए, तो ये देखिए पहले दू है, फिर पोखरण प्रशिक्षण है, फिर 3 है सिक्किम राज्य बना, और PSLV 3 लॉन्च हुआ जो 1, तो ये 1 हो गया। चलिए इसको हम बारी बारी से इसका सूफड़ा साफ करते हैं, बारी बारी से हम इसका सूफड़ा। पहले बांग्लादेश, हम आते हैं क्या? बांग्लादेश में। प्रश्न देखते जाइएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए, समय तो अपना है ना, समय तो अपना है। अच्छी जगह तो समय हम दे ही सकते हैं, अच्छी जगह समय हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? इस जगह पर पढ़ाई है तो पढ़ाई करने वाले जगह पे हम समय दे सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तो मतलब समय देने से हमारा जीवन सार्थक ही होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में। ये अपनी एक चीज ये आप जानते हैं क्या? ये अपनी आजादी कब मनाता है, स्वतंत्रता कब मनाता है? आज के दिन, अर्थात 26 मार्च। आज ये क्लास 26 मार्च के रिकॉर्ड हो रहा, स्वतंत्रता 26 मार्च को बनाता है। इससे बताइए कि भारत के कितने राज्य, इससे बताइए कितने राज्य सीमा से सटा हुआ, कितने राज्य? तो आप बोलिएगा 5 बोलना है। कौन कौन? असम बोलना है, असम के बाद मेघालय बोलिए, असम के बाद मेघालय बोलिए, मेघालय के बाद मिजोरम बोलिए, फिर त्रिपुरा बोलिए, और एक तो अपना ये जिससे परेशान रहता है, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों से सटा हुआ कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो हमें बांग्लादेश के बारे में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलता है, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, इसी में चलता है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में किस देश का समूह भूमध्य रेखा से गुजरती है? देखिए ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से पार हुई है, उसे कौन कौन से देश से सटा है? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। आइए अच्छा, इसका ऊपर का प्रश्न और क्या था? ऊपर का प्रश्न क्या था? बांग्लादेश हो गया। अच्छा, सिक्किम राज्य वाला छोड़ दिए ना, राज्य वाला छोड़ दिए। देखिए इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 22वां राज्य तो बना कौन? 22वां राज्य बना सिक्किम, 22वां राज्य, 23वां राज्य, फटाक से बता दीजिए, 24वां राज्य, और 22, 23, 24, 25वां राज्य, ठीक है। उसके बाद 26वां राज्य, 27वां राज्य, और ये रहा 28वां राज्य। फटाक से सभी को बताइए तो कि कब कब बना है? सिक्किम राज्य 1975 में बना,
सिक्किम 1975 में बना, ठीक है। 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कब बना, ये पहले हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद डेट लिख देंगे। अरुणाचल एक बना, 23वां अरुणाचल प्रदेश, 24वां मिजोरम, मिजोरम मिजोरम, ये बना गोवा, गोवा, ये बना छत्तीसगढ़, ये बना छत्तीसगढ़, ये बना उत्तराखंड, उत्तराखंड, और ये बना झारखंड, ये बना झारखंड। फटाक से सबका डेट सोचिए, फटाक से सबका डेट सोचिए। तो ये दोनों 86 में बना, ये दोनों, ये भी 86 में बना, ये भी 86 में बना, ये 1987 में बना, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 1915, 1915, 1 नवंबर, ये भी 9 नवंबर, और ये 15 नवंबर, और पूरा पूरा पूरा, ठीक है। ये राज्य बने, ये राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ, ये राज्य का गठन हुआ। तो इसमें आप दिमाग में बैठा लीजिए 22वां राज्य से लेकर के 28वां राज्य कब कब घोषित किया गया, कब कब घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलें, अगले प्रश्न, एक इसमें और प्रश्न, एक प्रश्न और ले लीजिए आप, एक प्रश्न और ले लीजिए, छोड़िए हटाइए। पोखरण, देखिए पोखरण, पोखरण में 2 प्रशिक्षण किया गया है ना। पहला प्रशिक्षण कब किया गया, पहला प्रशिक्षण 1974 को किया गया, पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974, कै मई, 18 मई, 18 मई 1974। इस समय 18 मई, इसका कोड क्या था, कोड क्या था, स्माइलिंग, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इसका क्या था, कोड था। ये पोखरण कहाँ पड़ता है, राज्य, पोखरण किस राज्य में, राजस्थान में पड़ता, पोखरण राजस्थान में पड़ता। उस समय पीएम कौन थे, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देखिए जो हम प्रश्न दे रहे हैं ना, वो ब्रह्मा के लकीर है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न छपेगा, ऐसे ही छपेगा। ये कितना टन का था, तो 12 से 15 टन, यहाँ पे 12 से 15 टन का ये था, ठीक है। इसमें एक चीज बताइए, ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विस्फोट किया गया था, शांतिपूर्ण विस्फोट किए गए थे, विस्फोट। इसमें एक बात बताइए, इसमें यूरेनियम, यूरेनियम कितना लगा था, यूरेनियम कितना लगा था, तो इसमें है ना जो यूरेनियम, यूरेनियम आपके कितने लगे थे, 20 केजी लगे थे, 20 केजी यूरेनियम लगा था, 20 केजी। जो कि ये यूरेनियम ना भारत किससे प्राप्त किया था, ये यूरेनियम भारत कनाडा से प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो 20 केजी यूरेनियम जो है, ये यूरेनियम किससे प्राप्त किए थे, तो कनाडा से प्राप्त किए थे। इसका एक लास्ट प्रश्न कि उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग कौन था, उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग, आयोग कौन था, तो होमी सेठन, होमी सेठन, होमी सेठन, होमी सेठन कौन थे उस समय, उस समय इसका परमाणु आयोग कौन थे, होमी सेठन थे, होमी सेठन थे, ठीक है। और ये किसकी देखरेख में हुआ था, किसकी देखरेख में, होमो जहांगीर भाभा, वो जो है ना होमो जहांगीर भाभा, आप तो जानते हैं होमो जहांगीर भाभा, उसके देख रेख में, उसके देख रेख में। अच्छा आप बता दीजिए दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था, 11 मई से लेकर 11 मई 13 मई, 11 मई 13 मई, ये हुआ था, ये हुआ था कब, ये हुआ था 1974 में, तब वो वाला हुआ था 1998 में, 1911 से 13 मई 1998। 11 मई को 3 प्रशिक्षण और 13 मई के 2, उस समय टोटल 5 प्रशिक्षण हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देश पर हुआ था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय के इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के निर्देशानुसार ये हुआ था, उन्हीं के निर्देशानुसार ये हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आ जाइए। तो ये तो हो ही गया ना, भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरता है, भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा के बारे में नाम सुनते ही इसको, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, 2 बार इसको काटने वाली नदी आप जानते हैं, कांगो नदी है। 2 बार इसको, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। और ये नदी कहाँ काटती है, तो अफ्रीका, अफ्रीका महादेश है। कांगो नदी कहाँ काटती है, अफ्रीका महादेश में। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा कि 2 भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई कितनी है,
दो भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई 111.32 किलोमीटर। दो भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई 111.32 किलोमीटर। दो भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई। अच्छा, भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा बराबर दिन रात कब होता है? दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात भूमध्य रेखा पर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये कितने महादेश से, कौन कौन महादेश से गुजरते हैं? तो भूमध्य रेखा पहले देख लीजिए, 13 देश से होकर के गुजरता है टोटल। महादेश कौन कौन? एशिया और कौन कौन? अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। 5 गो एशिया के देश और 5 गो अफ्रीका के देश और 3 गो दक्षिणी अमेरिका के देश से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे की ओर चले। चलिए 9 नंबर प्रश्न आ जाइए। चीनी यात्री हेनसोंग भारत भ्रमण। चीनी यात्री हेनसोंग भारत का भ्रमण किया था। अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? नहीं, ये दोनों नहीं। और कौन कौन है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसोंग, देखिए यहाँ यात्रा कुछ देख लीजिए, छोड़िए सब कंप्लीट हो जाए। हेनसोंग किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, डायोनेसिस किसके समय में आया था? डायोनेसिस, सोचिए फटाक से, डायोनेसिस बताइए किसके समय में? फाहियान बताइए। फाहियान तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत भर में। डायोनिसस किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में आया था डायोनिसस। अच्छा, मेगास्थनीज जो आया है वो कौन सी पुस्तक लिखा? इंडिका पुस्तक लिखा। ठीक है, इंडिका लिखा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक कवि थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा कौन? चाणक्य। कौन लिखा? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चले। 9 के बाद चलते हैं। एकदम मजे लीजिए और इसी तरीके से लगातार क्लास करते रहिए। देखिए क्या कह रहा, संपूर्ण क्रांति का आयान कौन दिया? संपूर्ण क्रांति का आयान मतलब संपूर्ण क्रांति का जो रैली वो कौन निकाला था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, ये बिहार से थे। ये किस लिए किया गया था? तो इंदिरा गांधी उस समय जो हमारे पीएम थे उन्हीं के विरुद्ध में जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्रांति का नारा दिया गया था, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी से लेकर के इनका जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इतना में हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इसका जन्म कहाँ हुआ था? दियारा में, सीतारा कौन से गांव? सीताब दियारा में हुआ था। इनको देखिए, इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे भारत रत्न पुरस्कार 1999 मरने के बाद, और 1965 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1965, और मृत्यु के बाद भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण को। किनको? जयप्रकाश नारायण को। और ये संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिए थे? 1974 में। 1974, क्योंकि 1970 के समय में इंदिरा गांधी पीएम थी, इसको पद से बर्खास्त करने के लिए। ठीक है, और कोई है? महात्मा गांधी के द्वारा कितने नारे आंदोलन चलाए गए? तो सबसे पहले असहयोगी आंदोलन,
1920 से 22। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च, अभी पार हुए हैं, 1931 को। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के जनक किसको माना जाता है? संविधान सभा के जनक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे की ओर चलें। और इसमें कुछ है और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक कौन लिखा? विंग्स और फायर पुस्तक कौन लिखे हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स और फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो कि 11वां राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 7 ईस्वी तक। इससे पहले अर्थात 2011 ईस्वी से पहले ये क्या थे? 2011 ईस्वी से पहले एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? तो मतलब 2002 ईस्वी से जस्ट पहले ये जो दूसरा परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, तो इन्हीं के नेतृत्व में किए गए थे। तो यहाँ कौन सी प्रश्न पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? विंग्स और फायर के लेखक तो एपीजे अब्दुल कलाम। और बहुत सारी इनकी पुस्तक है, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स इन्हीं का पुस्तक है। और इनके पुस्तक कौन से? यू आर बोर्न टू ब्लॉसम पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया माई ड्रीम पुस्तक के लेखक भी कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो वही है, मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरुंधति राय के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। फिर से स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। द स्मॉल गॉड ऑफ पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। अरे पढ़ाने दीजिए आप सब लोग, मतलब क्या कीजिएगा, लग रहा फैन चालू करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस समय ये देखिए 3 बार अभी तक हो गया ना। अभी तक कितने बार हो गए? 3 बार हो गया। और प्रश्न अभी कितना गए? 11 प्रश्न ही गए हैं और 3 बार ये छोटे। क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? हम सबको भी आगे बढ़ने दीजिए। इतना परेशान नहीं किया कीजिए कि ताकि जीवन ही धन्य हो जाए। इसी में एक विद्यार्थी हमें कमेंट किए कि कौन से कंपनी का बोर्ड लिए हैं गुरुजी जो बार बार डिस्टर्ब ही होता। चलिए 12 नंबर में, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है ना।
और फरक्का बांध गंगा नदी पर, और चिनाब पर भी है, चिनाब पर भी है, जो कि चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना या सलाल परियोजना। हम इधर परियोजना लिखते हैं, आप फटाक से सोच लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध पहला हो गया। चलिए दूसरा सोचिए, फरक्का, फरक्का। तीसरा सोचिए उकाई परियोजना, तीसरा सोचिए उकाई परियोजना। चौथा सोचिए हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। पांचवा सोचिए रिहंद परियोजना। छठा सोचिए माता टीला, माता टीला। फिर सोचिए दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो फटाक से सोचिए दुलहस्ती परियोजना। और एक और सोच लेना है बस, सलाल परियोजना, एक और सोच लेना है सलाल परियोजना। आइए, तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर है, और एक हीराकुंड बांध भी सोच लीजिए, तो हीराकुंड तो है ही है, महानदी पर। फरक्का गंगा नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना भी चिनाब नदी पर। तो ये सब कुछ परियोजनाएं हैं जो नदी पर बनाया गया, कुछ परियोजनाएं हैं जो नदी पर बनाया गया। 12 के बाद 13 चलिए। कल्हन द्वारा रचित राज्य तरंगिणी। देखिए कल्हन कौन सी पुस्तक लिखा है? राज्य तरंगिणी। इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो अशोक के समय की कुछ कहानियां, जो कि अब ऐसे तो राज्य तरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर की विशेष बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। तो प्रश्न भी तो वही पूछ रहा, कश्मीर के इतिहास के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में कौन सी पुस्तक लिखा गया? मेगास्थनीज ने लिखा है एक पुस्तक, इंडिका। दूसरा, इसी के समय में जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी गई है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, ये इसके शासनकाल में मिलते हैं। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास उधर हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनी। अच्छा, राज्य तरंगिणी में 8 तरंगिणी, राज्य तरंगिणी जो पुस्तक लिखा हुआ है ना, इस पुस्तक में 8 तरंगे हैं, 8 तरंग प्लस 800 श्लोक है, 800 श्लोक है। ये इसमें इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में ही विशेष चीजें लिखा गया। ठीक है, चलिए आइए 14 नंबर। आइए 14 नंबर प्रश्न क्या करा? राजा राम मोहन राय कौन समाज की स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। चलिए इसका भी सुफड़ा साफ कर लें, इसका भी सुफड़ा साफ कर लें, सुफड़ा साफ कर लें, बीच में कुछ लिख लें, बहुत सारे समाज। चलिए आत्मीय सभा, सबसे पहले हमें बताइए, फटाक से आपको सोचने चलना है। आत्मीय सभा की रचना किसके द्वारा किया गया? ये पहला हो गया। दूसरा सोचिए आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तीसरा सोचिए वेदांत, वेदांत कॉलेज, ये किसके द्वारा किया गया? चौथा सोचिए प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज हो गया। रामकृष्ण मिशन, क्योंकि प्रश्न में दिया है, ये सब सोचिए। रामकृष्ण मिशन। छठा सोचिए वेद समाज, तो ये किसके द्वारा? वेद समाज केशवानंद सेन, वेद समाज केशवानंद सेन के द्वारा सोचा गया। आत्मीय सभा जो हम सब आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वेदांत, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वेदांत राजा राम मोहन राय ही है, वेदांत का भी कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ही है। ठीक है, प्रार्थना कहाँ से करते हैं? आत्मा से करना चाहिए। प्रार्थना कहाँ से करना चाहिए?
आत्मा से, इसीलिए आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग राम कृष्ण मिशन। तो ये तो विवेकानंद के द्वारा किया गया, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, वेदांत सभा राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, और वेद समाज की स्थापना केशवानंद सेन के द्वारा किया गया, केशवानंद सेन के द्वारा किया गया। चलिए ये देख लीजिए, मैग्नी नॉट रेखा, जो कि हम अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर शायद 6 में, कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नी नॉट रेखा, ठीक है ना, किया गया। इसमें हम सिर्फ लिख देते हैं, आप फटाक से हमें फिर से रिपीट कर दीजिए, आप हमें फटाक से रिपीट कर दीजिए। जैसा हम लिखेंगे क्या, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, फिर लिखेंगे डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान वाला डूरंड हो गया। फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सतरवी समानांतर, फिर लिखेंगे 49वीं समानांतर, और फिर लिखेंगे 38वां समानांतर। तो 38वां दक्षिण कोरिया प्लस उत्तरी कोरिया से, 49वां यूएसए और कनाडा से, 70वीं उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम, डूरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत और मैकमोहन भारत और चीन। उसी प्रकार मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। चलिए, सतलुज नदी का उद्गम स्थल चीन, क्योंकि जो सतलुज नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसी में यहाँ आ जाइए, कुछ नदी का उद्गम स्थल ले लीजिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इधर हो गया सतलुज, इधर हो गया सोन, इधर हो गया नर्मदा, फटाक से। तो गंगा का, सिंधु का मानसरोवर झील गंगा, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील, सतलुज तिब्बत के मानसरोवर झील, सोन अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी, ये सब सभी उद्गम स्थल नदी का हो गया। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार कब किया गया, मतलब भारतीय तिरंगा को फहराया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी। राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, तिरंगा को फहराया गया कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। देखिए जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। उसके जो बीच में चक्र हैं उसमें 24 तिलियां हैं, और वो गहरे भूरे रंग के हैं, ये अशोक स्तंभ से ये लिया गया, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, प्रगति होता है, ठीक है। ऊपर इसके ऊपर में जो केसरिया है, और फिर सफेद और फिर हरा, ये सभी बताएं क्यों है, केसरिया किसका प्रतीक है, जो बताना है सभी का बताइए फटाक से। तो साहस और बलिदान का प्रतीक, ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। हरा सफेद शांति का प्रतीक है, और जो हमारा हरा है वो प्रगति और विकास का प्रतीक है, और तिरंगा से संबंधित क्या प्रश्न हो सकता है, हो सकते हैं। तो पहली बार कब फहराया गया, स्वीकार किया गया था, और इसका डिजाइन कौन किया, पिंगले बकैया, इसका डिजाइन कौन किया है, पिंगले बकैया। इसको राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, पिंगले बकैया के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे तिरंगा से संबंधित प्रश्न हो गए।
ठीक है, तो 17 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। और कोई डेट इसमें, तो ये तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और तो कोई फिलहाल कोई डेट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है इसमें दिया हुआ। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 के समय में 1911 के समय में वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 के समय में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, ठीक है। 1947 में तो देश आजाद हुई। 1945 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की स्थापना। 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था अधिवेशन? कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सोचिए, ये सब दिमाग लगाइए। 1911 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? कहाँ हुए थे? ठीक है ना, तो कोलकाता में हुआ था। और जिसका अध्यक्ष कौन था? बिशन नारायण दत्त। बिशन नारायण दत्त। और ये हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारे राष्ट्रीय गान है ना, संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? ये तो गाया गया ना 1911 में, पर अपनाया कब गया था? अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपना लिया था। जैसे अभी हम तिरंगा पढ़े थे ना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, उसी प्रकार राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया वो RNT के द्वारा, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में था उस समय? बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में था। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में उस समय था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलें, अगले प्रश्न की ओर चलिए। 19 नंबर प्रश्न आइए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसमें माना जाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अब यहाँ बहुत सारे आप हरित क्रांति जैसे ले लीजिए, हरित क्रांति संबंध सोचिएगा आप, किससे किसका संबंध है? श्वेत क्रांति आप ले लीजिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति ले लीजिए। फटाक से इस सब के बारे में सोचिए। हम क्वेश्चन सिर्फ लिख दे रहे हैं, बोल करके तो निकलिए जाएगा। लाल क्रांति के बारे में सोचिए, लाल क्रांति के बारे में सोचिए। रजत क्रांति के बारे में सोचिए। गुलाबी क्रांति के बारे में सोचिए। और इसके सुनहरी क्रांति और भूरी क्रांति के बारे में सोचिए। फटाक से इतना क्रांति के बारे में आप सोचिए कि कौन से क्रांति का संबंध किससे है। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैसे यहाँ श्वेत क्रांति दुग्ध से हुआ ना, तो हरित क्रांति तो ये फसल से हो जाएगा। और इसके संस्थापक MS स्वामीनाथन, ये तो उपज भूमि से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो गया। पीली क्रांति तेल से हो गया। लाल क्रांति मत्स्य से हो गए। रजत क्रांति अंडा से हो गया। ये लाल क्रांति टमाटर से भी, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से, ये अंडा से। गुलाबी क्रांति झींगा एवं मांस से है। फिर नीचे क्या बचा? सुनहरी और भूरी। तो पहले भूरी क्रांति उर्वरक से है, और सुनहरी क्रांति फल और शहद से है, फल प्लस शहद से। तो फटाक से इसको एक बार क्या कीजिए, इसको एक बार रिपीट कीजिए कि कौन सी क्रांति किससे है। तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, पीली क्रांति तेल से, लाल क्रांति मछली एवं टमाटर से, रजत क्रांति अंडा से, गुलाबी क्रांति झींगा एवं मांस से, सुनहरी क्रांति फल एवं शहद से, और भूरी क्रांति उर्वरक से। तो ये हमारे 19 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुए।
चलिए 20 नंबर प्रश्न आइए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अब क्यों अपनाया गया आम को? क्योंकि ये बहुत पहले से ही आम प्रचलित है, इसीलिए भारत के राष्ट्रीय फल किसको, आम को अपनाया गया। देखिए इसको राष्ट्रीय फल घोषित करने का कोई तारीख नहीं है। जैसे तिरंगा फहराने का तारीख था ना, कितने तारीख को तिरंगा फहराया गया था, अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान गाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। उसी प्रकार राष्ट्रीय फल अपनाने का कोई डेट नहीं है, राष्ट्रीय फल अपनाने का कोई डेट नहीं है। लेकिन एक बात इतना तो है कि फल में कौन कौन से विटामिन पाए जाएगा, तो ए, सी, ई विटामिन फल में पाए जाएंगे। अगर हम फल की बात करें तो आम का ही क्यों राष्ट्रीय में घोषित किया गया, क्योंकि इसका उत्पादन 45 से 50% उत्पादन भारत में होता है, और फल में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होते हैं फल का, किसमें, फल में नहीं, आम का। और 45 से 50% आम का उत्पादन भारत में होता है। आम सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में होते हैं, 20 से 25% यूपी में होता है, होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको आम को अपनाया गया, ठीक है। आम का ये वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके बाद और किसी चीज का है क्या, और किसी चीज का नहीं। फूल का नीलंबी न्यूसिफेला, और वृक्ष जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, और पशु बाघ है, और विरासत पशु हाथी है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। खेल हॉकी है, खेल हॉकी है, ये सब बोल के सीखने का है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान 2011 में स्वतंत्र हुआ था। दुनिया का सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान 2011 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद 22 नंबर प्रश्न चलते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश मतलब कौन राज्य है, तो सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल साक्षर कितना परसेंट, इसमें पुरुष कितना है और महिला कितना है। तो देखिए देश में कुल साक्षर का जो परसेंटेज, देश में कुल साक्षर का जो परसेंट है वो 74.04% है। उसमें से पुरुष कितना है, तो 82.14, अतः 74 पूरा और पुरुष 82, और महिला 65.46 के आसपास लीजिए। अब इसमें पूछा है तो सबसे कम बिहार में ही पढ़ा लिखा लोग, और सबसे ज्यादा केरल में। तो बिहार में कितना है 61.82 करके, और सबसे ज्यादा साक्षर केरल में है 93% के आसपास, 93.9 करके कुछ है, इसीलिए इसको लगभग 94% लेते हैं। केरल में सबसे ज्यादा साक्षर, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है, इसलिए 61.82% ही बिहार में, ठीक है। और जिसमें से अगर बिहार की बात की गई 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका जो जनघनत्व है वो भी न्यूनतम है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक जिससे 40 वर्ष तक भारत में राज किया, उसने राजधानी उस समय कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। कहाँ राजधानी था, तो पाटलिपुत्र, अर्थात जो पटना अशोक के समय में राजधानी कहाँ था, अशोक। तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध, ये फेमस है, 261 ईसा पूर्व में था। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद इसका राज्य अभिषेक 268 269 ले लीजिए, ठीक है। अशोक, तो ये कौन से वंश से हैं, तो मौर्य वंश। कौन से वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक है। बिंदुसार का बेटा अशोक हो गया। चलिए
चलें आगे। तो इतना में ही स्थिति एकदम ये हो गया जी 24वें प्रश्न में। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो 2011 में ही थे चचा जी, पलटू चचा नीतीश कुमार, लेकिन अभी यह 9 बार लगातार शपथ ले चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं, तो ये भी दिमाग में रखिए। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश है जो आसियान का सदस्य नहीं, आसियान का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। देखिए आसियान क्या, आसियान, आसियान, आसियान क्या है? तो एक आसियान का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN। तो ए से एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि ये जो एशिया के दक्षिणी भाग में जो है ना वो सब देश मिल करके 1600, कब आसियान 1600 ईस्वी ने 1967 ईस्वी में एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया आसियान, जिसमें 10 देश शामिल हैं। जिसमें कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल है। कौन 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 कौन? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और इसकी आसियान की ये जो जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में ही इसका ये बनाया गया। और तो म्यांमार 2, 3, 4, 5 हो गया। कौन कौन? म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, बनेई, मलेशिया, फिलीपींस, बनेई, मलेशिया, फिलीपींस, इस हिसाब से टोटल इसमें कितने देश हैं? 10 देश है। मलेशिया, फिलीपींस और एक बच गया कौन? सिंगापुर, सिंगापुर। तो फिर से देखिए यहाँ, जैसे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आप पढ़े हैं ना, तो उसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तो है ही है। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, एक म्यांमार तो दक्षिण में है ही है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और बनेई, और एक फिलीपींस, फिलीपींस और म्यांमार। तो देखिए म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और एक बनेई। तो इस हिसाब से टोटल कितने? 10 हैं आसियान के 10 देश सदस्य। चलिए आगे चलें। अगले प्रश्न 26, उस राज्य का नाम बताएं जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे? बिहार। वो कहाँ के राष्ट्रपति? बिहार। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनका जन्म तो जीरादेई, सिवान के जीरादेई गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये अंतरिम सरकार जो बने थे वो खाद्य मंत्री के पद पे इनको चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें इनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इनको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत अगर करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बिहार से संबंधित है। चलिए 27 में चलिए, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म का स्थल कहाँ है? तो पटना, जो कि यहीं गुरुद्वारा बनाया गया पटना साहिबा में, पटना साहिबा में इनका जो बनाया गया है, ठीक है। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक का क्या हुआ? जन्म हुआ था, ठीक है। इसमें से गुरु नानक ये हो गया सिख धर्म के 10वें गुरु, ठीक है। और इसमें इसका 9वां गुरु कौन है? 9वां गुरु तेज बहादुर। 5वां गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव के जो 5वां गुरु है वो अर्जुन देव के द्वारा ही कौन मंदिर?
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। डन है कि उधर और बाकी है? डन है कि बाकी है? आपसे ही पूछ रहे हैं। डन है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विभाग उस समय क्या मिला था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। इधर कंप्लीट है। चलिए, खाद्य एवं कृषि मंत्री उस समय मिला था। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने अभी बताया कि 2 बार वो राष्ट्रपति भी रहे। 50 से लेकर के 50 से 55, 55 से 62 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आइए। वैश्विक तापमान को बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने वाला एकमात्र देश बन गया कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की, ताकि वो पर्यावरण प्रदूषित ना हो सके, पर्यावरण प्रदूषित ना हो सके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति है? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रण के। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही है। चलिए आ जाइए। इच्छा मृत्यु, तो नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु पर कौन है जो इच्छा मृत्यु क्या कह रहा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश का पहला, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश का निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला बन गया? तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया है जिसको अवैध दिया, ऑस्ट्रेलिया है जिसको क्या है? अवैध माना है। ऑस्ट्रेलिया इसको अवैध माना है। जापान इसको क्या बोला है? विशेष परिस्थिति में आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह अवैध है इच्छा मृत्यु। और जापान बोला है कि विशेष परिस्थिति, अगर ऐसा लग रहा है कि अब शरीर को त्यागना चाहिए, डॉक्टर ने दे दिया सलाह कि नहीं अब इसको जिंदा रहना बेकार है क्योंकि ये काम ना तो ठीक हो सकते हैं कुछ नहीं, तो विशेष परिस्थिति के अनुसार इच्छा मृत्यु जापान ने दिया है। ठीक है। और 309 के धारा समझते हैं ना, मृत्यु दंड में 309 के धारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया आईपीसी 309 के तहत। ठीक है। तो ये उसको कानूनी रूप देने वाला कौन हो गया? नीदरलैंड। अवैध मानता ऑस्ट्रेलिया, विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु जापान का कहना है कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन को स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत टिक किया हुआ। ये चुनाव आयोग होंगे। ये क्या होंगे? चुनाव आयोग होंगे। ठीक है। आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान को किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन देगा? तो ये कौन सा है? चुनाव आयोग। और इसकी स्थापना 22 जनवरी, चुनाव आयोग की स्थापना 22 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसके लिए एक नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, चुनाव आयोग को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें 3 व्यक्ति हैं जो निर्वाचन आयोग होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वां 2025 में बने हैं। ज्ञानेश कुमार कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। इस प्रश्न, विश्व में आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। दावोस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेलों के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया गया है? तो किसमें दिया जाता है? मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी में। वॉकर कप तो मुक्केबाजी। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 में। ओलंपिक समिति एक बनाया गया था 1894 में। भारत ओलंपिक में भाग लिया 1900 ईस्वी में। भारत ने स्वर्ण पदक कितने बार लिया है? 10 बार। सबसे पहला स्वर्ण पदक 1928 में और सबसे लास्ट स्वर्ण पदक 2020 में। स्वर्ण पदक जो कि भाला फेंक में लिया गया, भाला फेंक में लिया गया। किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में लिया गया। ठीक है। चलिए और आगे चले। देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला किस नदी के किनारे है? तो सिंधु और झेलम नदी के किनारे तक्षशिला, जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय में तक्षशिला विश्वविद्यालय। सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और सिंधु पहले चीन से भारत, भारत से पाकिस्तान। सिंधु की 5 सहायक नदी रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलुज, ये सब सिंधु नदी के सहायक नदी। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में है? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। और ये कहाँ से लिया गया सन्यासी विद्रोह? आनंद मठ। आनंद मठ एक पुस्तक है, आनंद मठ एक पुस्तक है। उसी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, उसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया।
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश ना होकर के कर्नाटक है। कर्नाटक, कर्नाटक, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक, ये सही है। महानदी छत्तीसगढ़, गोदावरी महाराष्ट्र में, ताप्ती और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल है जो एक हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक के विख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। चलिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी होते हैं। चुनाव आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन के समय में जो आपदा प्रबंधक आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी प्रकार अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति फसल से है, फसल उत्पादन, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था ज्यादा और मक्का को नुकसान हुआ था। सबसे पहला ज्यादा किस राज्य में हरित क्रांति? तो पंजाब में 1966 से 67 के दशक में। 1966 से 67 के दशक में। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। चलिए, तैयार रहिए धर्मवीर जी। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हॉलीवुड फिल्म से जुड़े हैं, लिएंडर पेस। निम्नलिखित में किस खेल लव किस से खेल से संबंधित है? टेनिस से। क्योंकि अब बोलते बोलते अब थक चुके हैं 20 मिनट रेस्ट चाहिए, नहीं तो लव जो शब्द है वो टेनिस से। बहुत सारे और भी टर्म है, जैसे रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ठीक है, तो ये प्रश्न 45 नंबर। LBW क्रिकेट से है। LBW किससे है? क्रिकेट से है। बैकर किससे है? बैकर तो पोलो से है। शाट किससे है? तो शाट किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन से है। नेट फॉल्ट किससे है? नेट फॉल्ट तो यहाँ फॉल्ट ऐसे ही लगा हुआ है तो बैडमिंटन से। 46 नंबर 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में किस देश में? स्कॉटलैंड में किया गया है, लेकिन 2026 में भी स्कॉटलैंड में ही किया जाएगा। 2026 में इसका आयोजन कब होगा? 2026। 2022 में हुआ है, 2026 में स्कॉटलैंड में ही होगा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। आ जाइए प्रभु। सबसे ज्यादा रेल मंत्री बना तो बिहार से ही चिराग पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव और भी 2 हैं जो बिहार से ही बने हैं। निम्नलिखित में कौन सी टेनिस खिलाड़ी है? ग्रेग जॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से अब ये 49 तक कंप्लीट हुए। थोड़ा सा लास्ट में ज़्यादा एनर्जी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से आप सब लोग पानी पी के एकदम लगिए। आप 50 से लेके 100 तक चलेंगे, धर्मवीर अभी लेकर के चलेंगे। फिर उधर 100 से 25 125 तक फिर से हम एंट्री लेंगे। 100 से 125। तो पहले देख लीजिए कि क्या यही पूरा अगर हो जाता है, तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए फिलहाल 30 तक के सेटों के एकदम संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिए हैं। बट इधर 30 के बाद इधर 20 में भी और सॉल्यूशन काफी हैवी था। लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट बार जो क्लासें होता है इसमें एनर्जी डिस्चार्ज समझ रहे हैं आप हमारे अनुभवों को। तो आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण ही यहाँ खड़े हैं, इतना हिम्मत बांध करके, और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद लगातार बना रहा तो इसी प्रकार क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो यहाँ 50 से 100 तक के, और बीच में इधर मैथ के प्रश्न भी अब आने वाले हैं तो धर्मवीर लेंगे, फिर इधर हम लेंगे, फिर लास्ट में भी धर्मवीर ही लेंगे 125 से 50 तक। क्योंकि बांट के बात ये है कि पूरी सेट का सॉल्यूशन हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है कि दोनों 50-50 करना है। क्योंकि तैयारियां हम दोनों का भी मजबूत होना चाहिए और उसी तरीके से आपका भी मजबूत हो। तो आपके पास तो एक ऑप्शन होता है कि वीडियो को दुगना स्पीड करके आप सुन के निकल जाइएगा, लेकिन हम सब के पास कोई ऐसा स्पीड है कि दुगना से बोल के निकल जाएंगे? नहीं। तो चलिए और लगिए।
देखिएगा श्री H.N.R. भारद्वाज राज्यपाल है किसका, मतलब किस राज्य के राज्यपाल थे। देखिए ये 2011 का सवाल है, ठीक है। ये 2011 में कर्नाटक के थे, ठीक है, 2000 कर्नाटक। लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कि कर्नाटक के कौन है, अभी कर्नाटक के कौन है, अभी कर्नाटक के कौन है, तमिलनाडु के कौन है, आंध्र प्रदेश के कौन है और केरल के कौन है। तो देखिएगा तो अभी अभी वर्तमान में कर्नाटक के जो है थावर चंद गहलोत, अभी वर्तमान में कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। देखिएगा तमिलनाडु के अभी कौन है, तमिलनाडु के भी कौन है, देखिएगा तमिलनाडु के RN राखी, RN रवि कुमार। कहेगा कि आंध्र प्रदेश के कौन है, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कौन है और केरल का कौन है। तो वर्तमान में देखिएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर। कहेगा केरल के कौन है, केरल के कौन है, तो अर्लेकर है, अर्लेकर, ठीक है। तो ये थावर RDS भारद्वाज था 2011 के समय में, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो कर्नाटक के कौन है, तो थावरचंद गहलोत। RN रवि कहाँ के, तो तमिलनाडु के। पूछेगा कि ये केरल के कौन है, तो अर्लेकर है। तो आंध्र प्रदेश के कौन है, अब्दुल नाजिर। कहेगा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो CK अभी कौन तो नायडू है, शायद उसका नाम भूल रहे हैं, ठीक है। केरल का भी मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है। कहेगा कर्नाटक का भी मुख्यमंत्री कौन है, सीतारामैया है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, तो AK स्टालिन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसको नाम है कौन, नायडू तो है, ठीक है, तो नायडू करके ही है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि 3 मिश्रण, एक मिश्रण नहीं, एक मिश्रण, 2 मिश्रण और 3 मिश्रण। इसको जो कह रहा है कि 1:2:3 के अनुपात में हमको मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कि इसका इसको 1 के रूप में लेता है, इसको 2 के रूप में और इसको 3 के रूप में। तो पहले हम इन दोनों को अनुपात में ले लेते हैं। इन देखो, इन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 6। तो इन तीनों का जो LCM होगा 12, तो 12 हम सफेद में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सब में हम क्या कर देंगे 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे हम। 12 से मतलब इसको भागा देंगे तो 6 दूनी 12, 2, यहाँ कितना आ जाएगा 10। सभी को हम 12-12 बना देते हैं, ठीक है। हम सभी को कितना कितना बना देते हैं 12-12, सभी को हम 12-12 बना देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 2। इसको 12 बनवेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 12 बनवेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसको 12 बनावेंगे तो 3 1 4, 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा 9:3, इस तरह से बनेगा। अब कह रहा है कि इसको 1 गुना, इसको 2 गुना, 2 गुना, और इसमें कितना लेना है 3 गुना। देखिए फिर से बता देते हैं कितना है, 5:1, 2:1, 3:1। अब इसका LCM जो लेंगे, LCM कितना है 6, 3, ये 4, इसका LCM कितना हो जाएगा 12। जब इसको हम 12 बनावेंगे तो 6 तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, ये 3 है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, ये 4 है तो इसमें कितना से गुना पड़ेगा 4 से। और उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा 10:2, 8:4, 9:3। अब इसको कह रहा है कि इसको 1 अनुपात में लेना है, इसको 2 गुना में लेना है और इसको कितना में लेना है 3 गुना में। तो इसको फिर गुना कर दीजिए तो 10:2, 2 से गुना होगा तो 8 दूनी 16:8, 9 तिया 27 और 3, 27 और 3। अब इसको जोड़ दीजिएगा 3 तिया 9, 8 2 10 और 9 19, इसको जोड़िएगा तो 53 आ जाएगा, 753। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53:19, 53:19 है, 53:19। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा वायरस है जिसको हम एवियन फ्लू वायरस कहते हैं। तो इसको जो बोलते हैं H5N1 को हम बोलते हैं एवियन वायरस। कहेगा कि H1 और N1 को हम क्या बोलते हैं, तो वर्ड फ्लू बोलते हैं, वर्ड फ्लू।
कहेगा कि H5 H2 शायद H2 और H3N2 H3N2 वायरस को बोलते हैं, H3N2 वायरस को बोलते हैं फ्लू वायरस। ठीक है, H3N2 को हम बोलते हैं फ्लू वायरस, इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लू, इसको मौसमी फ्लू या नॉर्मल फ्लू, मौसमी फ्लू। मौसमी फ्लू का मतलब हुआ कि मौसम के अनुसार जो खांसी होता है, इस सब का जो होगा ना लक्षण वही होगा, खांसी आवेगा, खांसी, बुखार, ठीक है, यही सारा चीज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहला H5N1 को क्या बोलते हैं एवियन, H1N1 को बर्ड फ्लू, H3N2 को क्या बोलते हैं मौसमी फ्लू। कहेगा कि ये सब वायरस है। वायरस कैसा जीव है, तो ना तो जीव है ना ही निर्जीव है, ये जीव और निर्जीव के क्या बीच की कड़ी, जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी, जीव प्लस निर्जीव का बीच का कड़ी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब मोबाइल सिम कार्ड, देखिएगा ये हमेशा ऐसे रहता है, देखिए 3 4 5 गो ऑप्शन ऐसे रहता है। कहेगा कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है एसटीडी, फिर इनको पूछेगा पीडीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म, आरएएम का फुल फॉर्म और आरओएम का फुल फॉर्म, सिम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखिएगा जेपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टडी का होता है सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। वायरस का होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जिसको बोलते हैं रिसोर्स अंडर सीज। आगे कहेगा रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहेगा रोम को क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। कहेगा सिम पे क्या होता था, सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। कभी कभी पूछ जाता है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का इसको होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोबाइल सिम कार्ड का क्या होता है, सिम कार्ड का सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसको बोलता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारी पिंड है, देखिए निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो सायंकाल का रात्रि का आकाश में दिखता है, मतलब रात को दिखता है और सुबह को दिखता है, इसी को कहते हैं भोर का तारा और सांझ को तारा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कौन शुक्र। कहेगा कि शुक्र ग्रह पर होता है जो एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, 1 वर्ष के बराबर होता है। एक दिन 1 वर्ष के बराबर क्यों होता है, क्योंकि जो जितना देरी में अपने स्थान पर घूरता है उतना ही देरी में ये अपना एक चक्कर भी लगाता है। ठीक है, कहेगा शुक्र ग्रह कैसा ग्रह है, तो पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह के मतलब ये ठोस ग्रह है। ठीक है, ये ठोस ग्रह है, इसके पास उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं, पृथ्वी का वाहन। कहेगा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी का क्या कहते हैं, वाहन भी कहते हैं। अतः शुक्र ग्रह कैसा है, तो गर्म ग्रह है। ये गर्म ग्रह किसके कारण है, CO2 के कारण। सबसे कहेगा कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। लाल क्यों होता है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा तापमान के कारण ये क्या है, लाल ग्रह। ठीक है, इसको कारण क्या है, लाल ग्रह। कहेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति। छोटा ग्रह कौन होगा, बुध ग्रह।
छोटा ग्रह बुध ग्रह। कहेगा पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य से नजदीक कौन ग्रह है? सूर्य से नजदीक सबसे बुध है। दूर कहेगा तो कौन हो जाएगा? वरुण। दूर कहेगा तो कौन हो जाएगा? वरुण। कहेगा मंगल के पास दो उपग्रह है जिसको बोलते हैं फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। कहेगा शनि किसको कहते हैं? शनि का ग्रह होता है जो बलय वाला है। ये क्या है? बलय का ग्रह है। बलय का ग्रह, इसमें चौपटी बलय है, ठीक है। कहेगा बृहस्पति ग्रह कैसा है? ये गैसीय ग्रह है, ठीक है। गैसीय ग्रह, इस पर कौन सा तापमान है? कौन सा गैस है? तो SO2, ठीक है। शनि ग्रह को बलय का ग्रह कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, इसी को पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं। इसका गर्मी CO2 कारण इसको लाल ग्रह बोलते हैं। बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, छोटा, ठीक है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिएगा समुद्री शीतल पवन बहती है। देखिए दो चीज होता है, कहेगा समुद्री समीर और पर्वतीय समीर। ये दोनों कब चलते हैं? तो रात के चलते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक होता है जब रात हो जाएगा तो आप कहाँ चले जाइएगा, ठीक है। रात में समुद्री समीर और पर्वतीय समीर चलता है। कब? रात में चलता है, ठीक है। रात में कौन चलेगा? समुद्री समीर और पर्वतीय समीर। कहेगा घाटी समीर कब चलता है? घाटी समीर और स्थलीय समीर कब चलता है? दिन में। स्थलीय समीर कब चलता है? दिन में। जैसे रात को स्थलीय समीर कब चलता है? तो दिन में। घाटी समीर और स्थलीय समीर दिन में चलता है। घाटी समीर और स्थलीय समीर दिन में चलता है। चलिए हमारा आंसर क्या होगा? दिन में समुद्र से भूमि की ओर। तो वो समुद्र से भूमि की ओर, जिसे समुद्री समीर को क्या बोलते हैं? समुद्र से भूमि की ओर। भूमि से समुद्र की ओर आगे होता है स्थलीय समीर। जिसका जिस तरफ से उत्पत्ति, जिसे पूर्वैया हवा चलता है तो पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन आता कहाँ से? पूरब की। जहां से उत्पत्ति होता है उसी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। तो कहेगा कि समुद्री समीर जो होता है कैसा होता है? तो समुद्र से सतह की ओर आने वाले। देखिए कहता है एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज पर 400 रुपये तथा 600 रुपये उधार देता था। ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते, तो प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर क्या हो? देखिए सभी के लिए 3 वर्ष है। इसमें भी 3 वर्ष हो जाएगा, इसमें भी 3 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है क्या रहना चाहिए ताकि हमको 90 रुपया मिलना चाहिए? कितना रहना चाहिए ताकि हमको 90 रुपये मिले? अगर 1% के रखते हैं यहाँ, 1% के यहाँ रखते हैं तो 3 4 12 रुपया हुआ। यहाँ करेंगे तो छोटी 18 रुपये, 12 18 कितना हो जाएगा? 12 18 30। ये नहीं हो रहा। अब तो 2 भी रख के देखेंगे, 2 भी नहीं होगा। 3 के रखेगा तो हो सकता है। देखिए 3 हम यहाँ रखें तो 3 तिया 9 9 चौका 36 रुपया हो जाएगा हमारा। यहाँ गुना के छोटिया और फिर इधर गुना 3 से करेंगे ना जी, तो 3 तिया 9 9 6 54 रुपया। ये 54 प्लस 36 कितना हो जाता है? 90 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3%। 3% रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 400 और 600 का एक महीना का 3 साल का कितना? 90 रुपया। आगे देखिएगा, आगे देखें तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर प्रति। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया। मतलब कि एगो 100 रुपये वाला तेल है और दूसरा कितना है? 50 रुपये वाला तेल लीटर प्रति। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ, मतलब बेचकर। ये सब क्या है? क्रय मूल्य है। ये दोनों क्रय मूल्य है। तो बीच में भी जो हम एलिगेशन लगाएंगे वो भी क्या रहना चाहिए? क्रय मूल्य। ये कहता है कितना? 96 रुपया में बेचता है तो उसको कितना? 20% का लाभ होता है, यानी कि 6/5। तो 6 से काटिएगा तो 16 6 96, इधर काटिएगा तो 16। इसका मान कितना आ जाएगा? 80। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। तो हम यहाँ 80 रुपये लगा देते हैं और इसको इस तरह से इसको देखिएगा चलिए यहीं थे, नीचे कीजिए और प्रश्न। अब कीजिए।
देखिए क्या करा, 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, तो इसमें दूसरे तेल का कहता है एक तेल की लागत 100 रुपया है, दूसरे मिलावट कर तो 50 रुपये वाला मिला देते हैं, ठीक है, 100 रुपये वाला के साथ 50 रुपया मिला देते हैं, और इन सबको बेचते हैं, सबको मिला कर बेचते हैं, तो 96 रुपये प्रति के हिसाब से 20% का लाभ होता है। 96 रुपये प्रति लीटर से बेचा ना, तो 20% का लाभ होता है। तो 20% के लाभ के मतलब हुआ 1/5, मतलब 5 में है, तब 5 में बेच रहा था, 1 की लाभ हो रहा है, 5 रुपया है तो 1 की लाभ होता है, तो बेच रहा कितना में, 6 में, और 6 का मान कितना है 96, तो 5 का मान 16 6 96 16, तो यहाँ भी कितना होगा 16, तो 16 25 80, तो हमारा इसका सीपी कितना हो गया, जब ये बेच रहा था मिश्रण का सीपी क्या होगा 80 रुपया। तो हमारा सबसे पहले ऊपर में हम एलिगेशन लगाएंगे 100, इधर कितना होगा 50, इधर कितना 80, इसका इधर से कीजिएगा, इधर से कीजिएगा, तो 50 30 80 20, इधर कितना होगा 20, अनुपात निकालिएगा 3:2 के आंसर में क्या करना, किस रूप में मिलाया जाएगा, तो 3:2 के रूप में आंसर हमारा हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा तक, क्या कहता है, एक पेंडुलम घड़ी को दोलन करने वाली घड़ी को पृथक से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, मतलब एक पेंडुलम घड़ी है उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है। तो देखिए चंद्रमा पर ले जाने पर होगा क्या, पेंडुलम का जो आवर्त काल होता है, आवर्त काल होता है 2π√Ly जी, 2π√Ly जी, अर्थात टी का जो मान होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है, T/G पर निर्भर कर रहा है, और किस पर निर्भर कर रहा है, टी समानुपाती एल पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है, एल पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। कहा जाता है कि जब टी जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, लेकिन जब टी का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी, जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जी का आवर्तकाल घटेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा पृथ्वी पर से कहाँ लेके जा रहा है, चंद्रमा पर, और जब चंद्रमा पर जा रहा है तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम, 1/6 कम होता है। वहाँ क्या होता है, यहाँ माने कि पृथ्वी पर 6 है तो यहाँ क्या हो जाता है ये, यानी कि जी का मान क्या हो गया, घट गया, तो जी का मान घट गया है, इसका मतलब टी का मान क्या हो गया, बढ़ गया, टी का मान बढ़ गया यानी कि आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक आवर्तकाल बोलते हैं। तो एक चक्कर लगाने में टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। जब एक घड़ी जो घूम रहा था इस तरह से, इसका टाइम बढ़ गया, पहले 5 सेकंड लेता था, अब 10 सेकंड लेने लगा, तो बताइए घड़ी सुस्त होगा कि तेज होगा, तो यहाँ घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जब टी का मान बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त होगा, घड़ी क्या होगा, सुस्त, कब सुस्त होगा, जब जीव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, फिर टी का मान घटेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, घड़ी तेज हो जाएगा, कब, जब जी का मान बढ़ेगा। उसके बाद एक बात और आता है कि लंबाई पर भी निर्भर करता है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे ही लंबाई बढ़ेगा तो टी का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो टी का मान भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टी का मान भी घटेगा। तो जब गर्मी में लंबाई बढ़ता है, जब लंबाई बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, और लंबाई घटेगा तो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, मतलब वो तेजी से घूर्णन करने लगेगा। तो हमारा क्या कर रहा है, पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं, जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, कम, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो इसका क्या होता है, घड़ी की सुस्त हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। अच्छा तेज कब हो जाएगा, जब फिर कहाँ आ जाए, पृथ्वी पर नहीं आ जाए, तेज हो जाएगा, पृथ्वी के समान समय देगी नहीं, ये सब बंद होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कह रहा कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन परिवर्तन प्रभावित होता है। देखिए जब भी कोई भी होगा, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, हमेशा एक चीज बदलता नहीं, प्रभावित होता ही नहीं, तो कौन प्रभावित नहीं होता,
प्रभावित नहीं होता है तो वह आवृत्ति नहीं चेंज होता है, आवृत्ति नहीं बदलती, वह परावर्तन हो या तो अपवर्तन हो, वो आपको नहीं बदलता है। लेकिन कहेगा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन बदलता कौन है, बदलता है कौन, उसका गति बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा और उसका गति बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, ठीक है, वेग बदल जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है कि जब प्रकाश की किरण तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, वायु से कांच में जा रहा है और उसका चाल क्या हो जाएगा, कम होने, तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे, मतलब कौन सा चीजें बदल जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य तो बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा, वेग भी बदल जाएगा, लेकिन इसका आंसर हमारा होगा नहीं होगा। कथा केवल वेग तथा आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलता, ये भी हमारा आंसर नहीं। कथा केवल तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति प्रभावित होंगे, आवृत्ति प्रभावित नहीं होता, नहीं तरंग दैर्घ्य प्रभावित होता। हमारा क्या आंसर होगा, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग क्या हो जाएगा, ये प्रभावित होता है। प्रभावित कौन नहीं होगा, तो आवृत्ति प्रभावित नहीं होगा, ये सब क्या रहता, अप्रभावित, हमारा कौन होगा आंसर, 4। देखिएगा, यदि एक पिंड का कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से तय करता तथा शेष भाग आधा v2 वेग से करता, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, तब औसत वेग क्या होगा। मान लेते हैं कि ये पूरा दूरी है, ये पूरा दूरी कितना है, 2x दूरी है। जब ये 2x दूरी करता तब कोई आधा वेग v1 दूरी से, आधा वेग v1 दूरी, आधा वेग क्या होगा, v2 चाल से करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय क्या लगेगा, तो समय के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x ज़्यादा दूरी जाता है तो x बटा v1, ये समय निकल जाएगा। फिर इसके द्वारा समय लिया जाएगा तो x बटा v2 हो जाएगा, x बटा v2। तो देखिए समय क्या हो जाएगा, समय हमारा क्या होगा, इन दोनों बराबर समय हो गया। तो जो औसत चाल होता है, चाल बराबर जो फार्मूला होता है, चाल बराबर जो फार्मूला होता है, दूरी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना है, 2x बटा समय कितना है, कुल दूरी बटा समय कितना आ जाएगा, x बटा v1 प्लस x बटा v2। इसको ले जाइएगा तो ऊपर में चल जाएगा 2x v1 इंटू v2 बटा, इधर x कॉमन ले लेंगे तो v1 प्लस v2, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। हमारा यही औसत चाल होगा, या तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे कि औसत चाल क्या होगा, 2v1 बटा v1 प्लस v2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आगे क्वेश्चन है, कहता है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो क्योंकि एक्स किरणें को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है। एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अल्पतरंग की दूरी परिमाण की कोटि के समान होता है। देखिए एक्स किरण होता क्या, देखिए पूरे बढ़िया से बता देते हैं इसको। देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है 7 प्रकार के, कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार। सबसे पहले रहेगा गामा किरण, गामा किरण। नंबर दूसरा में रहता है एक्स किरण, एक्स किरण। नंबर तीसरा में रहता है पराबैंगनी किरण। उसके बाद आता है दृश्य किरण, उसके बाद रहता है पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, और एक किरण का और नाम है जिसका नाम होता है पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, इसका नाम होता है शायद क्या नाम है, इसके बाद होता है लघु तरंग, लघु तरंग, और नीचे होता है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग या दीर्घ तरंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस तरंग को बोलते हैं, पराबैंगनी तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं अवरक्त तरंग, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता है, इसके पास ऊर्जा ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, भेदन क्षमता क्या होता है ज्यादा। इसका लैम्डा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम, तरंग दैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उपचार में, गठिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है। गठिया का उपचार कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। कहता है एक्स किरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक्स पर किरण का, जब हड्डी टूट जाता है ना, तो हड्डी की जांच में, हड्डी की जांच में, या धातु की विकृति को पता लगाने में, धातु की विकृति,
धातु की देखिए देखा, धातु कहीं से बीच से क्रैक है, अंदर में क्रैक है, तो उसको भी कौन पता कर लेगा? एक्स किरण ही पता कर लेगा। ठीक है, धातु एक्स किरण भी पता लगेगा। कदा पराबैंगनी किरण का काम क्या होता है? ये पराबैंगनी किरण जल को शुद्ध करता है। जैसे देखते हैं कोई भी पानी केंट आर में लिखा रहता है अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रावायलेट करता है, पानी को शुद्धिकरण करता है, पानी की शुद्ध करता है। अगर यही पराबैंगनी आदमी के त्वचा पर गिर जाता है तो कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। दृश्य किरणें में हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। अवरक्त किरणें जो होता है फोटो खींचने में, देखते हैं फोटो खींचने में एक सड़क से नहीं मारता, बहुत कस के चंद्राक देता है, तो उसमें अवरक्त किरणें होता है। अवरक्त किरणें जब खींचता है तो उसमें बहुत सारे उष्मा निकलता है, जिसके कारण अवरक्त किरणें वाला लाइट ट्रेन के आगे लगा दिया जाता है, ताकि कुआं में भी अच्छी से विजिबिलिटी हो। ये ट्रेन के हेडलाइट में भी प्रयोग करता है, ट्रेन के हेडलाइट में। कहेगा लघु तरंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? लघु तरंग का प्रयोग, तो लघु तरंग का जो प्रयोग होता है रिमोट में, ठीक है, रिमोट में। एक होता है माइक्रो ओवन में, माइक्रो ओवन जो होता है खाना को गर्म रखने के लिए माइक्रो ओवन का प्रयोग। रेडियो तरंग का प्रयोग किसमें होता है? तो टीवी, टेलीविजन और रेडियो में प्रयोग किया जाता है। कहा कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो बेकुरल ने। एक्स किरण का रोंटगन, पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने। ठीक है, इसी प्रकार के दृश्य किरणों का खोज न्यूटन ने किया था। लघु तरंग की, रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अब आइए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए, अभी बताएं, क्रिस्टल की संरचना या धातु की संरचना को अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरण का ही प्रयोग करते हैं। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतरान्विक दूरी की परिमाण की कोटि के समान होती है। तो हाँ, हमारा क्या होता है? समान, तभी ना उसको पता लगा लेता है। आगे देखिएगा इधर, कहता मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता, कैसा बनता है? वास्तविक तथा क्या बनता है? उल्टा। वास्तविक तथा कैसा बनता है? उल्टा। कहेगा कि मनुष्य पर रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक होता क्षण, एक होता शंकु। ठीक है, शंकु कोशिका होता है जो रंगीन प्रतिबिंब बनाता है, रंगीन प्रतिबिंब। क्षण कोशिका होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, जैसे उल्लू को देखिएगा तो उल्लू में कौन शंकु कोशिका नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो रात में ही होता है, क्योंकि उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। ठीक है, तो ये उल्लू हो गया। शंकु कोशिका जो रंगीन दिखाई देता है। कहता है कि रेटिना पर कौन ऐसा बिंदु है जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो वह पीत बिंदु पर क्या बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब। अतः वस्तु का प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, तो इसको सीधा कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र इसको क्या करता है? सीधा कर देता है। तंत्र क्या कर देता है? सीधा कर देता है। तंत्रिका तंत्र हमारे को क्या कर देता है? उसको सीधा कर देता है। उसके बाद देखिएगा प्रतिबिंब, मनुष्य के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड के लिए रहता है, 1/10 सेकंड। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कहेगा उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? उत्तल लेंस का अपवर्तनांक ऐसा नहीं चलेगा। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक बताइए। एक मिनट ले लेता है, फिर कैसे होगा सर? अभी इधर लेता है, छोड़ता है, बंद करने पड़ेगा। कोई उपाय नहीं। अब मेन बात, ठीक है, तो इस तो हो गया था। वास्तविक और उल्टा बनता है। कहेगा कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.46। ठीक, कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। देखिए, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतराल मिलकर चूर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? गिलेंडर का मतलब होता है जमने की प्रक्रिया। ठीक है, जमने की प्रक्रिया। देखिए सीमेंट में कौन कौन सा होता है? तो पहले देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, थोड़ा सा हट के बताया कीजिए आप, झक जाता है। थोड़ा सा दूर रह के ही बताया कीजिए, क्योंकि बताते समय पूरा झक जाता है, लिखते हैं जो। Al2O3 होता है। उसके बाद देखिएगा Fe2O3 होता है, Fe2O3। उसके बाद जिप्सम होता है,
जिप्सम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेगा कि Fe2O3 किसका, इसका काम क्या होता है? रंग देना। इसका काम क्या होता है? रंग देना। Al2O3 का क्या काम होता है? तो जंगरोधी बनाना, जंगरोधी बनाना। उसके बाद आता है जिप्सम का काम क्या होता है? तो जिप्सम का काम होता है कि जमने की जो क्रिया उसको तेज कर देता है। जमने की क्रिया को क्या कर देता है? तेज, जमने की क्रिया को तेज कर देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का काम क्या होता है? तो ये भी जमने की ही में मदद करता है, जमने में ही मदद करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। तो ये क्या करता है? सीमेंट के रंग तथा संयुक्त, क्योंकि रंग देने का काम क्या होता है? F2O3। पता है एक समान मिश्रण बनाना नहीं, सेटिंग की दर की त्वरित करना या सेटिंग की दर को मंदित करना। सेटिंग की दर को क्या कर देता है? मंदित, मतलब जमने की क्रिया को धीमे कर देता है। ठीक है, जिप्सम जो होता है इसको जमने की क्रिया को क्या कर देता है? जिप्सम जल्दी से जमने से रोकता है, जल्दी से जमने से रोकता है, मतलब ये जमने की दर को धीमा कर देता है, धीमी कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंदित कर देता है। देखिएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? कहेगा भाप अंगार गैस। आओ भाप इस तरफ उतर के आप लिखिए, उस तरफ आओ होके लिखिए। हाँ आप लिखिए। तो नहीं देखिएगा, नहीं नहीं, आओ इधर ही लिखिए ना, बोर्ड के ये छोर में भी पट्टी भी तो लिख सकते हैं। देखिए हाँ हाँ भाप, हाँ, उतना ही पे लिखना है हर बार। भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस को क्या बोलते हैं? CO+H2। भाप अंगार गैस को क्या बोलते हैं? COH2। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस को क्या बोलते हैं? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस को क्या बोलते हैं? CO+N2। कहा कि जैविक या तो CNG, कल होगा सवेरे। बंद हो जाना बाद में। रोक दीजिए।